नमस्कार, कलाम एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है साथियों। मैं हूं विवेक। जैसा कि आप जानते हैं, रीट की तैयारी टीम कलाम के साथ इस विशेष प्रोग्राम के अंतर्गत हम YouTube पर आपके लिए रीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स का विस्तृत बिंदुवार एनालिसिस और विश्लेषण लेकर आ रहे हैं। जैसा कि मैं आप सभी विद्यार्थियों को कल भी कह रहा था, आज पुनः दोहरा देता हूं कि ये जो प्रोग्राम आप YouTube पर, ये जो सत्र, ये जो सीरीज आप YouTube पर देख रहे हैं, ये जो प्रश्न और इनका विश्लेषण आप YouTube पर देख रहे हैं, लेक्चर्स देख रहे हैं, ये बहुत जल्द हम पुस्तक की फॉर्म में भी आप विद्यार्थियों के बीच में लेकर आ रहे हैं। और हमारी टीम को, कलाम परिवार को पूरा भरोसा है कि जितना साथ, सहयोग, समर्थन और स्नेह आपने हमारे बाकी के प्रोग्राम्स को, वीडियोस को दिया है, उतना ही समर्थन आपका हमें हमारी इस पुस्तक में भी मिलेगा। आप जानते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में भी पढ़ा है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के सिद्धांत। और इसे डिस्कस करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं, वो हमें यह तो बताता ही है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, यह भी बताता है कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और बुद्धि के सिद्धांत की अगर मैं बात करूं, आज के टॉपिक की बात करूं, तो सबसे पहले यह चर्चा कर लेते हैं कि रीट में अब तक इस टॉपिक से प्रश्न कितने आए हैं। तो सिर्फ पूर्ण रूप से स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं, विशिष्ट रूप से मैं बात करूं, तो अब तक 5 बार बुद्धि के सिद्धांतों पर सवाल पूछे गए हैं। और मजेदार बात यह है, एक प्रश्न को अगर उसमें से हटा दें तो 5 में से 4 बार सिर्फ उसने सिद्धांत के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक का नाम पूछा है, या फिर मनोवैज्ञानिक का नाम दे दिया और बोल दिया इसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत बताइए कौन सा है। जिसे एक प्रश्न को मैंने छुड़वाया है, वो प्रश्न भी उतना ही सरल है, उसमें भी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस इसलिए नहीं लगाई। इसलिए ध्यान रखिए कि जब हम रीट की तैयारी कर रहे हैं और बुद्धि के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो हमें कोई बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक बन के डीप अंदर घुसने की जरूरत नहीं है उस टॉपिक में। हमें बहुत सुपरफिशियली, सतही रूप से भी अगर हम पढ़ेंगे तो हम ये तय कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन अगर रीट में आएगा, सिद्धांत का अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो कभी गलत नहीं होगा। ऐसे में आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो मैं सबसे पहले आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो साथी अब तक इससे नहीं जुड़े हैं, अगर आप जानते हो और उनके लिए महत्वपूर्ण है, तो प्लीज उनके साथ इसे साझा कर दीजिए। आइए हम यात्रा पर चलते हैं बुद्धि के सिद्धांतों की, और पहला ही सवाल देखते हैं जो साल 2017 में लेवल 2 के अंदर पूछा गया था। सवाल यह था कि बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन हैं? मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस थ्योरी के जनक हैं हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने यह थ्योरी दी है जिसमें उन्होंने बहुत सारी इंटेलिजेंस, बहुत सारी बुद्धि की बात की है। इस थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले आवश्यक है हम अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कथन समझें। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हर व्यक्ति जीनियस है, एवरीबॉडी इज जीनियस। लेकिन अगर आप किसी मछली की इंटेलिजेंस इस बात से तय करेंगे कि क्या वो मछली पेड़ पर चढ़ सकती है या नहीं, तो आप उम्र भर उस मछली को बेवकूफ ही समझते रहेंगे। गार्डनर साहब की एक पुस्तक आई थी, जिस पुस्तक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। क्या नाम था पूछा नहीं जाएगा, लेकिन याद जरूर रखिए, फ्रेम्स ऑफ माइंड। और अपनी इस पुस्तक में ही गार्डनर साहब ने इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा कि बुद्धि एक किस्म की नहीं होती, हर व्यक्ति में बहुत अलग अलग किस्म की बुद्धि पाई जाती है, और उन बुद्धि के समग्र रूप से ही, जब व्यक्ति के अंदर वो समग्र रूप से बुद्धि रहती है, तो उससे वो व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान करता है। सन 1998 तक उन्होंने अपने सिद्धांत में 7 तरह की बुद्धियां दी थी। 98 में उन्होंने 8वीं बुद्धि जोड़ी, और 2000 तक उन्होंने उसमें 9वीं बुद्धि जोड़ दी। और आज की वर्तमान की स्थिति की बात करूं तो करीब करीब 11-12 बुद्धि, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इसमें जोड़ी हुई है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाषाई बुद्धि की, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की। भाषाई बुद्धि क्या है? हमने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा देते हैं। उन्हें यह पता होता है कि कैसे बात कही जाए। हमारे एक बहुत अजीम शायर है वसीम बरेलवी जी, जो कहते हैं कि कब कौन सी कहां बात कही जाती है, यदि यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है।
आप चाहे किसी पॉलिटिशियन को देख लीजिए, आप चाहे किसी राइटर को देख लीजिए, आप चाहे किसी लिरिक्स लिखने वाले को देख लीजिए, आप किसी कवि को, शायर को देख लीजिए, कहानी लिखने वाले को देख लीजिए। ये लोग वो होते हैं जिन्हें भाषा पर जिनका कमांड होता है, जिन्हें पता होता है कि कौन सा शब्द कहां बोला जाए, कौन सा वाक्य किस तरह से बोला जाए ताकि आप अपनी बात को किसी व्यक्ति तक पहुंचा सकें। इसका एक उदाहरण अमीर खुसरो साहब का है। बहुत अजीम राइटर हुए हैं एक जमाने में। वो बहुत सी भाषाओं में लिखते थे। मतलब अमीर खुसरो कहते हैं कि उनके गुरु का जब देहांत हुआ तब उन्होंने लिखा था कि गोरी सोवे सेज पर सर पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। और वही खुसरो जब ब्रिज भाषा में और जब फारसी में लिखते हैं तो वो लिखते हैं कि जिहाल मिस्की मुकुन तगाफुल दोराए नैना बनाए बतियां, किताब हिजरा नदार में जा नले हुकाहे लगाए छतियां। ठीक इसी तरह से रविंद्रनाथ टैगोर का उदाहरण, जो गीतांजलि के अंदर अंग्रेजी में इतनी शानदार किताब लिखते हैं, इतनी शानदार कविता लिखते हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वेयर द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स ऑफ नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। और वही रविंद्रनाथ टैगोर जब बंगाली में कविता लिखते हैं तो लिखते हैं जदी तोरे डाक शोने के वो ना आशे तोबे एकला चलो रे। ये वो इंटेलिजेंस है। मैं उदाहरण इसीलिए दे रहा हूं ताकि आपको पता चले। जैसे फैज की एक नज्म है, फैज उर्दू में बहुत शानदार पोइट्री करते थे और फैज कहते थे कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नवांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये जो उदाहरण है ये बताते हैं कि ऐसे कुछ लोग जिनका भाषा पर कमांड हो, जो अपनी बात का संप्रेषण बहुत अच्छे से कर पाएं, उनके पास भाषाई बुद्धि होती है। और एक शिक्षक के पास भी भाषाई बुद्धि का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि उसे यह पता चले कि मैं अपनी बात को, मैं किसी जटिल से जटिल संप्रत्यय को किस तरह से सरल बना के, सरल सी भाषा के शब्दों में पिरो के अपने विद्यार्थियों को पकड़ाऊं ताकि उन्हें वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आए। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या भाषाई बुद्धि के बाद हम आगे बढ़ते हैं तार्किक यानी गणितीय बुद्धि पर, जिसे लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो गणितज्ञ बनते हैं, वो साइंटिस्ट बनते हैं और उनकी मैथमेटिकल संक्रियाएं, गणितीय ऑपरेशंस करने की जो स्पीड होती है, जो कैलकुलेटिव जो एबिलिटी क्षमता होती है, वो बहुत अच्छी, बहुत शानदार होती है। ऐसे लोगों के पास लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है। तीसरी जो इंटेलिजेंस है वो है स्थानिक बुद्धि, स्पैटियल इंटेलिजेंस, यानी कल्पनाओं में आप किसी क्षेत्र को कितना अच्छे से अज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति आके पूछे कि यार भाई जी फलान जी की दुकान कटे है, और अब आप उसे बताने लग जाएं कि यार भाई यहां से तू सीधा जाएगा, फिर तू अठिने खंबो आसी बटा से तू बाएं ले लीजिए, फिर सीधो जाजे, फिर एक डंडो आओगे, डंडा से दाएं मुड़ जाइए, फिर आगे 2 गली आओगी तो पहली दूसरी तीसरी गली आओ ना, तीसरी गली में चल जाइए। इस तरह से बताते हो ना, और वो व्यक्ति बहुत अच्छे से समझ जाता है। यह स्पैटियल बुद्धि है, यह स्थानिक बुद्धि है कि आप किसी स्थान विशेष को अपनी कल्पनाओं में किस प्रकार से अज्यूम कर सकते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो इंटीरियर डेकोरेटर बनते हैं, डिजाइनर बहुत अच्छे बन जाते हैं, इंटीरियर डिजाइनर। आपने कई बार जैसे कोई ठेकेदार मिस्त्री वगैरह आते हैं, वो यही तो कहते हैं अठे से एक खंबो लगा दिया, रठीना छाती डाल देशा, रठीना डंडो कर दिया। ये तो इस तरह की जो भाषा प्रयोग करते हैं वो बहुत अच्छे आर्किटेक्ट होते हैं, बहुत अच्छे स्कल्पचर्स होते हैं, मूर्तिकार भी बहुत अच्छे होते हैं ऐसे व्यक्ति। फिर आती है शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि का अभिप्राय उस बुद्धि से है जिसके जरिए व्यक्ति अपने शरीर पर, माफ कीजिएगा, व्यक्ति अपने शरीर पर कंट्रोल करना जानता हो। ऐसे व्यक्ति, जैसे आप डांसर्स की बात करें, जो नर्तक होते हैं, उनके अंदर इस प्रकार की बुद्धि होती है। या फिर सर्जन्स जो होते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि शरीर के साथ किस तरह से डील करना होता है, तो ऐसे लोगों के पास शारीरिक गतिक बुद्धि, जिसे बॉडी काइनेस्थेटिक बुद्धि भी कहा जाता है, वो होती है। फिर बात करते हैं सांगीतिक बुद्धि की, जिसे म्यूजिकल इंटेलिजेंस कहा जाता है, कि जो सिंगर होते हैं, म्यूजिक कंपोजर होते हैं, बैकग्राउंड स्कोरर होते हैं, AR रहमान साहब जैसे हैं, लता मंगेशकर जी जैसे हैं, ये लोग क्या होते हैं, इनके पास इस प्रकार की बुद्धि होती है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि हर बुद्धि का एक दूसरे से लिंक होता है। जैसे
आर.डी. बर्मन साहब की, एस.डी. बर्मन साहब की अगर बात करें तो हिंदी में उन्होंने एक गीत था, आपने सुना भी होगा कि मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। यही संगीत, यही म्यूजिक उन्होंने बंगाली गाने में दिया। तब उन्होंने गाया था कि ओनी पोड़े रूबी राय को बिताए तोमाके, एक दिन काटो कारो देखेची, आज हाय रूबी राय देखे भालो अमाके, तोमाके कोथाए जैनो देखेची। तो देखिए यहां पर भाषाई लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का भी मेल हो रहा है और यहां पर सांगीतिक बुद्धि जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है वो भी यहां पर मिल रही है। तो इस तरह से ये बुद्धि जो है किसी व्यक्ति में, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो जो आपका गायक होगा, संगीत देने वाला होगा, हरिप्रसाद चौरसिया जैसे, आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जैसे, नुसरत फतेह अली खान साहब जैसे जो लोग हैं, उनके पास इस तरह की बुद्धि होती है। फिर बात करते हैं व्यक्तिगत बुद्धि की, पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस की, या जिसे कई बार इंट्रापर्सनल भी कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति अपने बारे में जाने, अपने बारे में सीखे, आत्मचिंतन करे, खुद के बारे में जाने। जैसे आध्यात्मिक गुरु हैं, बुद्ध इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हो सकते हैं, ओशो इसका उदाहरण है। ये लोग जो अपने बारे में जाने, जैसे जो धर्मगुरु प्रकार के जो लोग होते हैं, हालांकि आजकल तो धर्मगुरु जैसे कोई बचे ही नहीं ढंग के, तो उनके पास व्यक्तिगत बुद्धि बहुत अच्छी होती है, इंट्रापर्सनल जो सेल्फ है। फिर आते हैं प्रकृतिवादी बुद्धि की बात करने के लिए। प्रकृतिवादी बुद्धि कौन सी बुद्धि? ऐसे व्यक्ति जिनके पास वो इंटेलिजेंस हो जिसके जरिए वो नेचर को, प्रकृति को समझें। पंत जी कहते हैं, पंत जी का एक बहुत अच्छी कविता है उनकी कि आहा धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती अपने प्यारे पुत्रों को, इसमें समता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। और जब पंत जी ये बात कहते हैं, प्रकृतिवादी बुद्धि की बात करते हैं, तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है। जैसे हमारे देश के, हमारे गांव के किसान लोग, उन्हें पता होता है कि जिस जमीन पर वो खेती कर रहे हैं उस जमीन की रिक्वायरमेंट क्या है, आवश्यकता क्या है। वो जमीन को अपने परिवार के किसी एक सदस्य की तरह पालते पोसते हैं और फिर अपनी उस पर लहलहाती फसल खड़ी होती है। एक उदाहरण जो मैंने कल परसों एक समाचार पत्र में पढ़ा था और बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग, प्रेरणादायक उदाहरण मुझे मिला प्रकृतिवादी बुद्धि का। हमारे यहां सीकर से ही पिपराली के पास एक फार्म है जहां पर एक इंजीनियर हैं, संदीप चौधरी सर। और संदीप सर की खासियत यह है कि इंजीनियरिंग करने के बावजूद, बीटेक डिग्री होल्ड होने के बावजूद, वो वर्तमान में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। और बहुत शानदार उन्होंने एक मिसाल कायम की है शेखावाटी के अंदर ऑर्गेनिक फार्म की। तो ऐसे बिरले व्यक्ति जो होते हैं, ऐसे जो व्यक्तित्व होते हैं, उनके अंदर प्रकृतिवादी बुद्धि होती है साथियों। फिर हम बात करते हैं व्यक्तिगत अन्य बुद्धि की, जिसको हम इंटरपर्सनल स्किल कहते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। इंटरपर्सनल, ये इंटेलिजेंस वो है जिसमें व्यक्ति दूसरों के साथ संपर्क स्थापित कर पाता है, दूसरों के साथ किस तरह से डील करता है। जैसे पॉलिटिशियंस हैं, नेता लोग हैं, हाँ भाई जी अब काले थारो छोटो भाई खड़े हुए, मतलब खुद खड़ा हो रहा है लेकिन बोलेगा क्या कि थारो छोटो भाई अब कल चुनाव में खड़े हुए हैं। या किसी बुजुर्ग के पास मिलेंगे, अरे दादो जी बेटा ने जितानो है, तो दादो जी लाक्षी हो रहा है, मन्ना तो 4 जना के बीच में या बोलियो। तो ये बोलने की स्किल जो है, ये जो लोगों से संपर्क स्थापित करने की जो स्किल है, ये इंटरपर्सनल स्किल है। ये एक पॉलिटिशियन के पास होती है, ये डॉक्टर्स के पास भी होती है, ये जैसे जो काउंसलर हैं, मनोवैज्ञानिक जो हैं, उनके पास होती है। और सबसे खासियत एक टीचर, एक शिक्षक के पास भी होनी चाहिए, क्योंकि 50 बच्चों के, 100 बच्चों की उसकी अगर क्लास है, उसमें उसे पता होना चाहिए कि मेरी क्लास के तमाम बच्चे मुझ अकेले से पढ़ेंगे। हर एक बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग है, ऐसे में मुझे हर बच्चे को उसी एक कक्षा में उसी एक तरीके से समझाना भी है, उसे याद भी करवाना है। तो ये जो स्किल है, ये व्यक्तिगत अन्य बुद्धि स्किल है, जिसको हम इंटरपर्सनल स्किल भी कहते हैं। फिर आते हैं नवे उस कॉन्सेप्ट पर, नवे संप्रत्यय पर, नवी तरह की इंटेलिजेंस पर, जिसे अस्तित्ववादी बुद्धि भी कहते हैं, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब हु एम आई, मैं कौन हूं। इस प्रकार के प्रश्नों में जो व्यक्ति घिरा हुआ होता है, जैसे दार्शनिक किस्म का अगर कोई व्यक्ति हो जो ये सोच रहा है कि मैं कौन हूं, देश कौन है, धरती कौन है, मेरे जीवन का मकसद क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, उस तरह के जो सवालों के इर्द गिर्द जो व्यक्ति घिरा होता है, जिसमें इस तरह की चीजों के ऊपर जो चर्चा करता है, परिचर्चा करता है, चिंतन करता है, ऐसे व्यक्ति के पास अस्तित्ववादी बुद्धि होती है, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस होती है।
तो इस तरह की 9 इंटेलिजेंस हमने समझने की कोशिश की। आइए अब आगे बढ़ते हैं एक और सवाल पे, और सवाल वही रीट लेवल 1 2017 हार्वर्ड गार्डनर का ही सवाल है। गार्डनर के अनुसार कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं। अब आप बोलोगे यार ये फ्रेम होते हैं, ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं। सवाल यहां से शुरू ही नहीं हुआ था। ये इतनी लाइन आपको मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, यंत्रणा देने के लिए दी गई थी। सवाल तो यहां से शुरू हो रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी इनमें से कौन सी है। तो जो 8-9 प्रकार हमने पढ़े थे, चेक कीजिए कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन पिछले पढ़े गए 8 तरह के ऑप्शन से मैच खा रहा है। एक ही ऑप्शन मैच खा रहा है जिसका नाम है प्रकृतिवादी कौशल, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, सवालों को देखते हैं और जानते हैं बुद्धि के बारे में कुछ और कॉन्सेप्ट, कुछ और संप्रत्यय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांतों की। बुद्धि के दोस्तों 2 प्रकार के सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं, एक कारकीय सिद्धांत और दूसरा हमें मिलता है प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। कारकीय सिद्धांत जिसे फैक्टोरियल थ्योरी कहते हैं और प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत जिसे प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी कहते हैं। तो फैक्टोरियल थ्योरी क्या कहती है कि बुद्धि किसी की व्यक्ति के अंदर अगर है किसी प्रकार से यदि उस व्यक्ति की बुद्धि किसी काम को करने के लिए काम में आ रही है, तो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कारक, ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जिसके जरिए उस व्यक्ति की बुद्धि उस काम को करेगी। इस सिद्धांत में जो सबसे पहले सिद्धांत आया था वो था सिंगल फैक्टर थ्योरी, यानी एक फैक्टर होगा ऐसा। यह सिद्धांत जो था ये अल्फ्रेड बिनेट ने ही दिया था। अल्फ्रेड बिनेट वही जिन्होंने, कल हमने चर्चा भी की थी कि इंटेलिजेंस टेस्ट सबसे पहला जिन्होंने दिया था, अल्फ्रेड बिनेट वही जिन्होंने सबसे पहले मानसिक आयु, मेंटल एज का संप्रत्यय कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा कि भाई आदमी के अंदर एक फैक्टर होता है, वो फैक्टर है तो वो आदमी इंटेलिजेंट है, और सिरे से इस थ्योरी को नकार दिया गया। भाई उन्होंने कहा कि ये एक एफ फैक्टर होना चाहिए, कुछ भी ये अगर व्यक्ति के अंदर है तो वो इंटेलिजेंट है। अब इस एफ फैक्टर का मतलब अगर मेरे अंदर वो एफ फैक्टर है तो मैं गायक भी बन जाऊंगा, मैं डांसर भी बन जाऊंगा, मैं सिंगर भी बन जाऊंगा, मैं स्पोर्ट्समैन भी बन जाऊंगा। मतलब हर चीज के लिए अलग अलग स्किल, अलग अलग इंटेलिजेंस की जरूरत है ही नहीं। ये एक चीज होनी चाहिए और आदमी हर तरह से इंटेलिजेंट हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसे नकार दिया गया। लेकिन बाद में इस सिद्धांत पर बहुत से अन्य वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने काम किया और फिर अलग अलग इस फैक्टोरियल थ्योरी के अंदर हमें थ्योरियां देखने को मिली। दूसरा सिद्धांत है वो है प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। हम थोड़ा थोड़ा हर एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कमेंट बॉक्स के अंदर रिश्तेदारियां मत ढूंढने लग जाइए कि अरे भाई तू कहां से है, मैं वहां से हूं, अच्छा अच्छा तू बटा से है, बटा मेरो नांदेरो है। मत ढूंढिए, या तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करते रहिए जो भी आप पढ़ रहे हैं वो, अदरवाइज एक पेन पेपर लेकर बैठिए और जैसे जैसे आपको चीजें समझ में आ रही है, रफ ही चाहे लिखिए लेकिन आप साथ में उसको नोट डाउन कीजिए ताकि आपके चीजें बहुत स्ट्रांग बने। प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत करीब करीब 1960 के आसपास बढ़ना शुरू होता है। क्या थी स्थिति भाई? इससे पहले फैक्टोरियल थ्योरी जो थी, आपकी कारकीय सिद्धांत था, वही सबसे ज्यादा अस्तित्व में था। लेकिन 1960 के आसपास कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास जो है उसने रफ्तार पकड़ी, और संज्ञानात्मक विकास के रफ्तार पकड़ने के बाद यह तय हुआ कि बुद्धि जो है वो किसी एक कारक पर निर्भर नहीं करती, बल्कि व्यक्ति के दिमाग में जैसे जैसे उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, कई मानसिक संक्रियाएं चलती हैं, कई मेंटल ऑपरेशंस चलते हैं, कई मेंटल एक्टिविटीज चलती हैं, और वो मेंटल एक्टिविटीज ये बताती हैं कि उस व्यक्ति की बुद्धि कैसी है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले कारकीय सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं, और कारकीय सिद्धांत में सबसे कुछ सिद्धांत है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। ये नाम आपको सबसे अच्छे से याद करके रखने हैं, इसलिए आप चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहें तो इसे आप जिस भी पाठ्य पुस्तक से पढ़ रहे हैं वहां से भी इसे याद कर सकते हैं। फिर आता है थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत। थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत जिसे ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। उसके बाद आता है बहुकारक सिद्धांत जिसे मल्टी फैक्टर थ्योरी कहते हैं। हालांकि कुछ लोगों का, कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है, लोगों का मतलब आपका मेरा नहीं, मनोवैज्ञानिकों का, कई मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि थर्स्टन भाई बेकार में याक तो हो रहे हो, अलग सिद्धांत दे रहे, ओ जो को सिद्धांत दियो है ना, ओ बहुकारक सिद्धांत ही है को, ओ क्यों अलग बात कौन कही, क्या थी वो बात, उसको आगे भविष्य में अच्छे से समझेंगे। और कैटल और हॉर्न का एक इंटेलिजेंस थ्योरी भी है, एक बुद्धि सिद्धांत कैटल और हॉर्न का भी है। वहीं कैरोल ने
त्रिस्तरीय मॉडल भी दिया है, 3 स्पेक्ट्रम मॉडल भी कैरोल का है। और उसके अलावा एक पदानुक्रमिक सिद्धांत भी है जिसे हिरार्कियल थ्योरी भी कहते हैं, और गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसे हमने अभी अभी समझा है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत देखने की कोशिश करते हैं। तो स्पीयरमैन ने इस सिद्धांत को 1904 में प्रतिपादित किया था। 1904 वर्ष इतने महत्वपूर्ण नहीं है जिससे जितना महत्वपूर्ण सिद्धांत का नाम है और सिद्धांत में क्या इंपॉर्टेंट 2 या 3 चीजें हैं वो। इन्होंने कहा किसी भी व्यक्ति की बुद्धि संरचना में 2 तरह के फैक्टर्स, 2 तरह के कारक निहित होते हैं। सबसे पहले एक सामान्य कारक G और दूसरा है विशिष्ट कारक S। ये सामान्य और विशिष्ट कारक ही मिलकर बताते हैं कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने में इंटेलिजेंट होगा या फिर नहीं होगा। अब सामान्य कारक को उन्होंने जब परिभाषित किया तो उन्होंने इसे मानसिक ऊर्जा की उपाधि दी। क्या कहा? मानसिक ऊर्जा। बोला ये बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी व्यक्ति के अंदर इंटेलिजेंस के होने के लिए। अब मानसिक ऊर्जा को जब वो समझा रहे थे तब उन्होंने कहा कि सामान्य कारक व्यक्ति में जन्मजात होते हैं, अनुवांशिक होते हैं, जन्म से ही उसे मिलेंगे, और ये निश्चित मात्रा में भी होते हैं। इसकी मात्रा हमेशा निश्चित होती है, फिक्स्ड होती है। दूसरा विशिष्ट कारक जो होगा वो परिवर्तनशील होगा, वो डायनामिक होगा और हर व्यक्ति में अलग अलग होगा। और ये जो विशिष्ट कारक है ये प्रशिक्षण या पूर्व एक्सपीरियंस पर भी निर्भर करता है, उसका इस पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। हालांकि आपका जो सामान्य कारक है जो निश्चित मात्रा में है उसका उस पर आपके पूर्व एक्सपीरियंस का, पूर्व के जो अनुभव है उनका प्रभाव नहीं पड़ता। अब आइए एक छोटे से डायग्राम से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये आपका सामान्य कारक और विशिष्ट कारक होता है। देखिए ये आपका सामान्य कारक इस बॉक्स के जरिए मैं बना रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा, समझने की चेष्टा कीजिएगा। और इस ग्रीन बॉक्स में मैं बताता हूं आपका विशिष्ट कारक। ये एक विशिष्ट कारक S है, ये एक विशिष्ट कारक S है, ये एक विशिष्ट कारक S है, ये एक विशिष्ट कारक S है। लाल डब्बे में है जनरल फैक्टर, F लिख दिया मैंने G की जगह, ओके इसको G मान लो। सो लाल डब्बे में है आपका जनरल फैक्टर और इस ग्रीन सर्कल्स में है आपका स्पेशल फैक्टर। जनरल फैक्टर का मतलब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति खेलता हो, खिलाड़ी हो। अब खिलाड़ी होने के लिए जरूरी है कि उसका शरीर मजबूत हो, शरीर एक्टिव हो, बॉडी माइंड के अंदर काफी कोऑर्डिनेशन हो, संतुलन हो, संयोजन हो। तो ये सारी चीजें तो जनरल फैक्टर है, जो सामान्य है, जो फिक्स्ड है, जो होनी ही चाहिए। लेकिन कोई विद्यार्थी हो सकता है कि उसको क्रिकेट खेलना पसंद हो, तो क्रिकेट का जो सामान्य का जो विशिष्ट कारक है वो उसमें मजबूत हो। किसी व्यक्ति को टेनिस खेलना पसंद हो तो टेनिस का जो विशिष्ट कारक है वो उसमें मजबूत हो। किसी व्यक्ति को हो सकता है बॉक्सिंग करना पसंद हो तो बॉक्सिंग का विशिष्ट कारक उसके अंदर मौजूद हो। किसी को वॉलीबॉल या फुटबॉल खेलना पसंद है तो उसका विशिष्ट कारक उसके अंदर मौजूद हो। तो इस प्रकार से शायद आप थोड़ा अच्छे से समझ पाए होंगे कि किस तरह से आपका सामान्य कारक और विशिष्ट कारक इस सिद्धांत में कार्य करता है। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो व्यक्ति के अंदर जो विशिष्ट कारक है वो इंप्रूव होता जाएगा। अब लोगों ने इसके ऊपर आलोचना करनी शुरू करी, बोला भाई जी हम याद रहेंगे। तब इन्होंने क्या किया, कोरिलेशन सिद्धांत लेकर आए, कोरिलेशन फैक्टर, और सह संबंध स्थापित करने शुरू करे आपके सामान्य कारक और विशिष्ट कारक के बीच में। क्या किया इन्होंने, कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे, कुछ एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट निकाले, एक स्केल निकाली और उस स्केल में बताया। मान लीजिए उन्होंने क्या किया, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करके कुछ गणितीय संक्रियाएं करके कुछ रिजल्ट निकाले, और वो जो रिजल्ट निकाले उस रिजल्ट के आधार पर जो परिणाम आए व्यक्ति की बुद्धि के वो कुछ इस प्रकार से थे, 0.68, 0.72, 0.98 इस प्रकार से। तो इन्होंने कहा कि देखो किसी भी व्यक्ति का जो उसके इंटेलिजेंस का जो अंक है वो हमेशा धनात्मक आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मानसिक ऊर्जा तो है जो उस व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए बाधित कर रही है, जिसके जरिए वो व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है। और वो एक इसलिए नहीं आ रहा, पूर्णांक तक इसलिए नहीं पहुंच रहा
क्यों नहीं पहुंच रहा? क्योंकि उस मानसिक ऊर्जा तक पहुंचने के लिए, उस इंटेलिजेंस को पाने के लिए यह सामान्य कारक तो उसे उस जगह तक ले जा रहा है, लेकिन एक विशिष्ट कारक का होना भी हर व्यक्ति में जरूरी है। हर व्यक्ति का विशिष्ट कारक दूसरे व्यक्ति से अलग होगा, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होगा। हमने अभी अभी इस बारे में बात की। तो इस प्रकार से स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत को प्रतिपादित किया, लेकिन स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत को बहुत जल्द लोगों ने खंडित करना शुरू किया। उसको कहा कि यह काम का नहीं है। ऐसे में थर्स्टन साहब एक सिद्धांत लेकर आए जिसे समूह कारक सिद्धांत कहते हैं, जिसे ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। देखिए यहां पर हमने लिखा भी है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, थर्स्टन का सिद्धांत जिसे ग्रुप फैक्टर थ्योरी कहा जाता है। थर्स्टन ने कहा कि आप दो कारक मान रहे हो, दो कारक नहीं होते, बहुत सारे कारक होते हैं जिनके जरिए, जिनके ऊपर व्यक्ति की इंटेलिजेंस, व्यक्ति की बुद्धि निर्भर करती है। क्या होता है इससे? व्यक्ति के अंदर बहुत सारे कारक होंगे और उन बहुत सारे कारकों पे एक प्रधान कारक होगा जिसे कॉमन प्राइमरी फैक्टर कहा जाएगा। क्लियर है? बहुत सारे कारक और एक प्रधान कारक जिसे कॉमन प्राइमरी फैक्टर CPF कहेंगे। और क्या होगा? विभिन्न विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं जो हैं वो इन फैक्टर्स के एक साथ समूह बनेंगे और उन समूहों के जरिए होगी। यह बात थर्स्टन ने कही। अब थर्स्टन ने अपनी बात को समझाने के लिए क्या किया? थर्स्टन ने अपनी बात को समझाने के लिए एक टेस्ट भी दिया, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। पहले इसके अंदर 6 ही आयाम थे, बाद में 7वां आयाम भी इसके अंदर जोड़ा गया। क्या है ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट? इसमें कहा कि किस प्रकार से व्यक्ति की जो क्षमता है वो होती है। सबसे पहले उन्होंने कहा शाब्दिक अर्थ क्षमता, कि कोई व्यक्ति किसी दिए हुए शब्द के अर्थ को, उसके गूढ़ वर्बल मीनिंग को क्या समझ पा रहा है। यदि समझ पाता है तो ये उसकी शाब्दिक अर्थ क्षमता है, जिसे V लेटर से डिनोट किया गया। फिर इन्होंने कहा शब्द प्रवाह क्षमता, कि वर्ड की फ्लुएंसी किस प्रकार से हो रही है, किस प्रकार से कोई एक शब्द देकर व्यक्ति उससे जुड़ी हुई चीजों को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा। यह वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी है, W से इसे डिनोट किया गया। फिर आते हैं दैशिक क्षमता पर। दैशिक क्षमता, स्पेटियल एबिलिटी, वही स्पेटियल इंटेलिजेंस है जिसको हमने हार्वर्ड गार्डनर में पढ़ा था, जब वो कहते हैं कि कल्पना के क्षेत्र में कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र को अज्यूम कर सके, किस प्रकार से कल्पनाओं में उस व्यक्ति उसे देख सके। शाब्दिक अर्थ हमने देख ही लिया, शब्दों का अर्थ समझना और शब्दों के असंबंधित अर्थ को समझना, शब्द प्रवाह। फिर आंकिक क्षमता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, N से इसे डिनोट किया गया, किस तरह से व्यक्ति गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो है वो कितना फास्ट कर सकता है। तर्क क्षमता के जरिए इन्होंने समझाया, आपके थर्स्टन साहब ने, कि कोई व्यक्ति रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, आप कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर जो रीजनिंग आती है ना, यह उसी की बात हो रही है। या फिर कोई व्यक्ति किस प्रकार से तर्क वितर्क कर सकता है किसी संबंधित समस्या के समाधान के लिए। हम एग्जाम से भी अलग जाकर अगर इसे देखें तो उस लिहाज में इन्होंने बात करी। फिर स्मृति क्षमता में यह बताया गया कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी दिए हुए पाठ को, शब्द को, वाक्य को या किसी संप्रत्यय को मेमोराइज कर सकता है, याद कर सकता है। और प्रत्यक्षणात्मक का अर्थ है कि कोई व्यक्ति कितने डिटेल के साथ, कितनी विस्तृत क्षमताओं के साथ किसी घटना को या किसी शब्द विशेष को या किसी वस्तु विशेष को याद रख सकता है। जैसे मान लीजिए कई लोग आपने देखा होगा आपके आसपास होते हैं कि भाई साहब हम ताजमहल घूमने गए, फिर ताजमहल का वर्णन ऐसा जबरदस्त देंगे कि खुद शाहजहां को बेरो कि ताजमहल मेरो अशो बनाएडोगे। तो ये प्रत्यक्षणात्मक गति क्षमता होती है जो कुछ लोगों के अंदर होती है। इसी तरह की बात थर्स्टन ने कही थी अपने समूह कारक सिद्धांत में, और यह मैंने बता ही दिया कि थर्स्टन का जो समूह कारक सिद्धांत था उसे कई मनोवैज्ञानिक इसे बहुकारक सिद्धांत ही समझते हैं। हालांकि हमें उसमें नहीं जाना, हमें सिर्फ इतना समझना है जितना हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट के बाद हम आते हैं बहुकारक सिद्धांत पर। बहुकारक सिद्धांत के बारे में यही बात है कि इन्होंने बहुत सारे कारकों की बात कही। दो लोगों के सिद्धांत बहुकारक सिद्धांत में सबसे ज्यादा प्रचलन में आए। पहले थे E.L. थॉर्नडाइक साहब, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, बेई मिनकियाड़ा, याद है, पढ़ा था अधिगम में। और दूसरे हैं J.B. गिलफोर्ड साहब। थॉर्नडाइक और गिलफोर्ड का सिद्धांत बहुकारक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। हालांकि थॉर्नडाइक का सिद्धांत एक समय के बाद हटा दिया गया क्योंकि थॉर्नडाइक का सिद्धांत इतना मजबूत नहीं था।
क्योंकि थॉर्नडाइक कहते हैं कि भाई फैक्टर वैक्टर कुछ नहीं होता, इसमें कुछ उभयनिष्ठ तत्व होते हैं, कुछ एलिमेंट होते हैं। बाद में मनोवैज्ञानिकों ने कहा भाई आप आवड़ी बात करो, जहां रीट आड़ा करया करे ना एग्जाम ले बाड़ा, क्वेश्चन वही पूछ लेते हैं, लाइन बदल देते हैं ऊपर नीचे की, आप भी वही कह रहे हो, जिसको फैक्टर कह रहे हो उसको आप एलिमेंट कह रहे हो, कुछ अलग नहीं है। तो धीरे धीरे थॉर्नडाइक के सिद्धांत को जो है उसको खंडन कर दिया गया उसका। लेकिन गिलफोर्ड का जो सिद्धांत था, जिसको त्रिविमीय सिद्धांत कहते हैं, त्रिआयामी सिद्धांत कहते हैं, 3 डायमेंशनल थ्योरी कहते हैं, गिलफोर्ड की 3 डायमेंशनल थ्योरी बहुत ज्यादा प्रचलित रही, बहुत ज्यादा प्रचलन में है, आज भी है। क्या किया गिलफोर्ड ने? गिलफोर्ड ने कहा कि बुद्धि के जितने भी तत्व, जितने भी कारक, जितने भी एलिमेंट हैं, उनको 3 डायमेंशन के अंदर सुसज्जित किया जा सकता है, 3 डायमेंशन के अंदर फिक्स किया जा सकता है। क्या क्या है वो डायमेंशन, आइए देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि विषय वस्तु नाम की एक चीज होती है, कंटेंट। क्या होगा कंटेंट? वो क्षेत्र जिसके एकांशों या सूचनाओं के आधार पर संक्रियाएं की जाएंगी। भाई बुद्धि क्या है? बुद्धि एक ऐसा तत्व है जिसके जरिए व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करता है, कल हमने देखा था। और कैसे समस्या का समाधान करेगा? तो कुछ चीज उसके पास समस्या के रूप में आनी तो चाहिए। अब वो कैसे आएगी? तो कोई सूचना आएगी उसके पास। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का हाथ जलते तवे पर चला गया, अब उसका दिमाग उसे सूचित करेगा ना, भाया हाथ हटा नहीं बढ़ जागो, तो वो कैसे? ये सूचना ही तो उसके दिमाग में आई, स्पर्श से होती हुई सूचना आई। तो इस प्रकार से जो सूचनाएं व्यक्ति के पास पहुंचती हैं उसे कंटेंट का नाम दिया गिलफोर्ड ने अपने 3 डायमेंशनल थ्योरी में। लिखो 3 डायमेंशनल थ्योरी किसकी दी हुई है? गिलफोर्ड की। क्या क्या पॉइंट माने गए इसमें, क्या क्या तत्व माने गए इसमें? दृष्टि, श्रव्य, सांकेतिक, शाब्दिक जिसे सिमेंटिक कहते हैं, और व्यवहारिक बिहेवियरल जिसे के नाम से डिनोट किया गया। तो कितनी हो गई ये? 1 2 3 4 और 5 प्रकार के कंपोनेंट इसने, कंटेंट इसने दिए। याद रखिएगा ढंग से। फिर संक्रिया की बात हुई, ऑपरेशंस की बात हुई कि किस प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं। तो मानसिक प्रक्रिया जो होती है उसे ही संक्रिया कहा गया। ये किस तरह की होती है? देखिए, ये है इवैल्यूएशन, कि आप किसी समस्या में आपको कोई चीज इवैल्यूएट करनी है, किसी चीज का मूल्यांकन करना है, तर्कना के जरिए उसे परखना है। उसके बाद अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, आप किसी चीज पर कन्वर्जेंट थिंकिंग कर रहे हो, कन्वर्जेंट चिंतन कर रहे हो। उसके बाद अपसारी चिंतन, आप डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहे हो, एक बड़े स्तर पर जाकर आप वृहद स्तर पर सोच रहे हो। फिर आप स्मृति, स्मृति के अंदर वो किस प्रकार से आपकी संक्रिया हो रही है, या फिर संज्ञान, कॉग्निशन आपका हो रहा है या नहीं। बाद में इसमें एक टर्म और जोड़ी गई जिसका नाम था मेमोरी विथ टाइम। तो ये 1 2 3 4 5 कितनी, और एक और जोड़ी गई मेमोरी विथ टाइम, कितनी हो गई दोस्तों? ये हो गई साहब 6 हो गई, याद रखिएगा। संक्रिया के बाद आया उत्पादन यानी प्रोडक्ट, विषय वस्तु द्वारा की गई संक्रिया का परिणाम। भाई कोई विषय वस्तु ने कोई संक्रिया हुई, उसका परिणाम क्या निकला? तो ये भी 6 बताए गए, इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धति, स्थानांतरण और आशय, इंप्लीकेशन। कितने थे? 6, याद रखिएगा। देखिए, हो सकता है आपको इस चीज को क्लियर करने में, क्लिक करने में थोड़ी सी समस्या आ रही हो, लाजमी है, आ भी सकती है। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये चीज, एक बार पुनः जब हम लेते हैं। बहुकारक सिद्धांत में इन्होंने क्या किया कि 3 तरह के डायमेंशन हैं जिसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं, और उसमें एक एक डायमेंशन के अंदर, जैसे मान लीजिए मैं कोई चीज याद कर रहा हूं, या मुझे कोई गाना सुनाई दिया। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई गाना सुनाई दिया, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। तो सुनते ही मेरे कान में बात है कि यार ये तो अरिजीत सिंह का गाना है। तो मैंने क्या किया? श्रव्य, ऑडिटरी कंटेंट मेरे पास आया ना एक, और उस ऑडिटरी कंटेंट का मैंने मूल्यांकन किया। या हो सकता है मैं उस पर अभिसारी चिंतन करूं, या हो सकता है मैं उस पर अपसारी चिंतन करूं, कुछ विचार करूं, या हो सकता है मैं अपनी दिमाग में उसको सेव कर लूं, या हो सकता है मैं उस संगीत पर संज्ञान लूं। और वो लेने के बाद जो प्रोडक्ट, जो रिजल्ट, जो परिणाम निकला, वो क्या निकला? जैसे मैंने कहा ये तो अरिजीत सिंह का गाना है, एक रिलेशन निकला ना यहां से।
इस प्रकार से आप तय कर सकते हो कि किस तरह से ये चीजें चलती हैं। इस ब्लॉक से आप समझिए कि ये जो ब्लॉक है जिसमें किस तरह से कोई चीज, कोई नॉलेज दिया गया है, तो आप देख सकते हैं यहां पर 5 तो ये हैं, 5 आपके प्रोडक्ट हैं, और माफ कीजिएगा 6 आपके प्रोडक्ट हैं और 5 आपके कंटेंट हैं। इस प्रकार से जब हम बहुकारक सिद्धांत की बात करते हैं तो 5 गुणा 6 गुणा 6 की जब हम बात करेंगे तो टोटल फैक्टर जो बहुकारक सिद्धांत में निकलते हैं, कुल कारक जो बहुकारक सिद्धांत के अंतर्गत बताए गए हैं, वो है 5 गुणा 6 गुणा 6। याद रखिएगा COP कितना होगा? 180 होगा साहब, याद रहेगा अच्छे से, 180। अब कुछ विद्यार्थियों का दिमाग ठनकेगा कि हाँ गुरुजी गलत बता रहे हो, 180 तो पढ़ जाएगा नहीं, मैं तो 150 ही पढ़ गया। कई बोलेंगे नहीं मैं तो 120 ही पढ़ गया। हाँ बिल्कुल, गिलफोर्ड ने जब 60 के दशक के आसपास, 60 से 70 के बीच में जब यह सिद्धांत दिया था तो गिलफोर्ड ने 120 ही बताए थे। फिर धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुआ, ऑपरेशंस के अंदर एक और जुड़ा। अभी जैसे मैंने 5 लिखे थे लेकिन जोड़ा अलग से एक 6 है, मेमोरी विथ टाइम, वो इसीलिए जोड़ा कि ताकि आपको चीजें क्लियर हो कि ऑपरेशन में 6 प्रकार के ऑपरेशन उन्होंने जोड़े, फिर उसके साथ प्रोडक्ट आया और अल्टीमेटली सब कुछ मिला के 180 कारक इसमें बने। याद रहेगा 180 कारक जो हैं वो बहुकारक सिद्धांत के जो गिलफोर्ड द्वारा दिया गया है उसके अंतर्गत है। फिर एक सिद्धांत आया कैटल और हॉर्न का। कैटल और हॉर्न का सिद्धांत आया जिसे बुद्धि सिद्धांत कहा गया। उन्होंने कहा कि कारक नहीं होते, उप प्रकार होते हैं बुद्धि के, सब टाइप होते हैं। और सब टाइप में कौन कौन सी बुद्धि होती है? इन्होंने कहा सब टाइप में 2 तरह की बुद्धि होती है। पहली तरल बुद्धि, दूसरी ठोस बुद्धि। अब कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट में जल्दी से लिख दो कि भाई कैटल हॉर्न, तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि, ताकि चीजें याद रहें आपको साथ में। कैटल हॉर्न ने कितनी बुद्धि बताई? तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि कौन सी बुद्धि है? वो व्यक्ति वो बुद्धि जो व्यक्ति में जन्मजात होती है, जन्मता है तभी से होती है जो बुद्धि उसके अंदर, ठीक है, वो कौन सी बुद्धि होगी? उसकी तरल बुद्धि। और ठोस बुद्धि कौन सी होगी? ऐसी बुद्धि जो उसने अर्जित करी है, जो उसने अक्वायर करी है, जो उसको प्राप्त हुई है। जैसे मान लो हो सकता है कोई व्यक्ति 6 घंटे पढ़ सकता है, 7 घंटे अनवरत, 10 घंटे पूरे दिन में पढ़ सकता है, तो ये उसकी क्षमता है, ये उसकी हो सकता है मेमोरी को रिटेन करने की उसकी इंटेलिजेंस है कि वो चीजों को इतने अच्छे से याद कर लेता है। मेमोरी इंटेलिजेंस नहीं है, मेमोरी तो एक बहुत छोटा सा भाग हो गया। अब इस अर्जित क्षमता में हो सकता है उस व्यक्ति ने गणित सीख ली हो, उस व्यक्ति ने साइकोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट सीख लिए हो, तो इनके जरिए इनको मिलाकर वो किस प्रकार से किसी संक्रिया को अंजाम दे रहा है, किसी कार्य को अंजाम दे रहा है, ये बात कैटल और हॉर्न ने समझाई। बहुत अगर सरल देसी तरीके से अपने से समझे तो फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है उसको, या तरल बुद्धि, उसको जीएफ कहा गया, ठीक है, और ठोस बुद्धि को कहा गया जीसी। इसीलिए इस मॉडल को, कैटल हॉर्न के मॉडल को जीएफ जीसी मॉडल भी कहते हैं। सवाल ऐसे ही आता है, सीधा सीधा पूछेगा जीएफ जीसी मॉडल किसके द्वारा दिया गया, तो बोल देगा थर्स्टन, स्पियरबर्ग, आपके हार्वर्ड गार्डनर, कैटल व हॉर्न। तो क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा साहब कैटल एंड हॉर्न, कैटल व हॉर्न। अब उन्होंने कहा कि ठोस बुद्धि जो है वो समय बढ़ने के साथ, उम्र बढ़ने के साथ या तो स्थिर रहेगी या फिर उसमें बढ़ोतरी होगी, लेकिन तरल बुद्धि जो है उसमें उम्र बढ़ने के साथ साथ कमी आनी स्वाभाविक है, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म जो आपका जो मेमोरी है उसमें फायदेमंद होती है, और ठोस बुद्धि जो है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को बनाने में मददगार साबित होती है। तो मैं यहां पर LTM लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, और यहां पर मैं लिख रहा हूं STM, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है, और ये LTM। क्लियर? कैटल और हॉर्न का सिद्धांत।
फिर आया कैरोल का सिद्धांत, कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल, जिसे थ्री स्ट्रेटम मॉडल भी कहा जाता है। सवाल इतने डिफिकल्ट नहीं आएंगे, सिर्फ मैं वही चीज ले रहा हूं जिनके सवालों में आने की संभावना सबसे ज्यादा है, तो आपको कम से कम नाम और उससे जुड़े हुए जो मेन पॉइंट्स हैं वो याद में होने चाहिए। कैरोल का जो थ्री स्ट्रेटम मॉडल है, याद रखिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, सीटेट में कई बार पूछ लिया जाता है ये, और हर विद्यार्थी जो होता है उसमें से मान लो कम से कम 50% विद्यार्थी गलत करके आते हैं, क्योंकि थ्री स्तरीय मॉडल और वो त्रिआयामी मॉडल दोनों एक हो जाते हैं उस दिन। अब लगा यार थ्री स्तरीय त्रिआयामी, अच्छा ओयोसी, थ्री स्ट्रेटम या त्रिस्तरीय मॉडल जो है वो कैरोल का दिया हुआ है, और त्रिआयामी मॉडल जो है वो गिलफोर्ड का दिया हुआ है, याद रहेगा। अब इन्होंने कहा मानसिक कौशल के 3 स्तर हैं, सामान्य, विस्तृत और संकीर्ण। सामान्य, विस्तृत और संकीर्ण, एक चीज तो ये याद रखिएगा। दूसरा, इस मॉडल को बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड मॉडल कहते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि इससे पहले जितने भी लोग थे, जितने भी लोग अपनी बात कह रहे थे, उन सबके सिद्धांतों को एक साथ जोड़ दिया और अपना मॉडल बना दिया। लो सारे सिद्धांत एक में ही आ गए। कैसे आए? सबसे ऊपर इन्होंने रखा जी। ये जी याद रखिए, 2 फैक्टर हमने थ्योरी पढ़ी थी, याद है, जनरल और स्पेसिफिक, स्पियरबर्ग का जो सिद्धांत था, तो ये वहां से उठा, यहां पे 2 फैक्टर थ्योरी से द्विकारक सिद्धांत जो आया था वहां से जी को लिया गया। द्विकारक लिख देता हूं मैं यहां पे ताकि आपको याद रहे। फिर दूसरी स्टेज पर जो इन्होंने लिया, स्ट्रेटम 2 जो था, उस स्टेज पर इन्होंने बाकी जितनी भी चीजें थी, जैसे हमने कैटल और हॉर्न की बात करी, तो जीएफ और जीसी जो था, ये कैटल और हॉर्न का था, तो कैटल और हॉर्न के जीएफ और जीसी को इन्होंने ले लिया। इधर जीएसजीटी जो स्पीड और टाइम की जहां बात होती है, कंपैटिबिलिटी की, उसे ले लिया। फिर यहां पर विजुअल, ऑडिटरी, ये जो चीजें जो हमने अभी अभी देखी थी, ये देखिए इधर, ये वर्बल मीनिंग, स्पेटियल, न्यूमेरिकल, विजुअल, ऑडिटरी, सिमेंटिक, इन सारी चीजों को इन्होंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया और सबको मिला के अपना एक मॉडल बनाया। ज्यादा इसमें घुलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इसमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं है कि ओकियां बनायो के हो है, मेरा समझ में को नहीं आ रहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, त्रिस्तरीय मॉडल कैरोल का दिया हुआ है। सर्वाधिक संभावना यही है कि वो आपसे ये पूछ ले कि फला मॉडल किस व्यक्ति का दिया हुआ है। उसके बाद आया पदानुक्रम सिद्धांत, जिसे हिरार्कियल थ्योरी कहते हैं, और इस थ्योरी में क्या किया, एक पूरी पिरामिड बनाया गया, और बर्ट, वर्नन, हेम्फ्रेज, कैटल, ऐसे जो लोग थे, इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बर्ट, वर्नन, हेम्फ्रेज और कैटल। प्रश्न बने, मैं फिर एक प्रश्न रखता हूं आपके बीच में, ऐसा कौन सा मॉडल है जिसके अंतर्गत बुद्धि को एक पिरामिड के द्वारा दर्शाया गया है? तो उत्तर क्या होगा? हिरार्कियल सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत। क्लियर है? बुद्धि की तुलना पिरामिड द्वारा की गई है। यहां तक हमने देखे थे फैक्टर थ्योरी, कारकीय सिद्धांत, और अब हम बात करेंगे प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी की, प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत की। प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी, प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत के अंदर सबसे पहला सिद्धांत जो आता है वो आता है जीन पियाजे साहब का सिद्धांत। पियाजे का सिद्धांत वही सिद्धांत है जो हमने बाल विकास के अंदर पढ़ा था, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक याद है ना सबको? बताओ फिर इसके 4 चरण कौन कौन से हैं, जितनी देर में मैं ये लिखता हूं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, लिखे या नहीं लिखे प्यारे साथियों? 4 चरण थे, संवेदीगामक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फिर चौथी कौन सी थी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये पियाजे का सिद्धांत वही है जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। और दूसरा फिर आया स्टर्नबर्ग का सिद्धांत। स्टर्नबर्ग का सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टर्नबर्ग के सिद्धांत को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी भी कहते हैं। सूचना संसाधन का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी।
इन्होंने कहा, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि फैक्टर में तो एक फैक्टर मान लिया गया था और इन्होंने एक मानसिक संक्रिया की बात की थी, मानसिक प्रक्रिया की बात की थी, उसके जरिए इन्होंने बुद्धि को समझाया था। तो ये कहते हैं कि बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के मूल कौशल या घटकों में विभाजित होती है। अब किस प्रकार से व्यक्ति के पास कोई समस्या आ रही है, किस तरह से व्यक्ति उस समस्या को कंसीव कर रहा है और कैसे कंसीव करने के बाद व्यक्ति उस समस्या के ऊपर अपना कार्य कर रहा है, यही सारी चीज आपके स्टर्नबर्ग का जो सिद्धांत है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी जो है, उसके अंतर्गत आता है। चरण बताए इन्होंने। सबसे पहला है कूट संकेत, जिसका अर्थ है इनकोडिंग। व्यक्ति सबसे पहले कोई भी सूचना उसके सामने आई उसको इनकोड करेगा, जो मस्तिष्क ने कोई सूचना उसे भेजी। फिर वो व्यक्ति अनुमान लगाएगा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कि भाई हो क्या रहा है। बाद में वो मैपिंग करेगा, कि मैपिंग का अर्थ है, हैपिंग नहीं है, मैपिंग है, व्यवस्था, जिसे मैपिंग कहते हैं, कि पूर्व में उसके पास कोई ज्ञान है उस चीज से जुड़ा हुआ, उस ज्ञान को वो आधार बनाकर नवीन जो उसके पास परिस्थिति आई है, नई जो उसके पास परिस्थिति आई है, उस नवीन परिस्थिति के साथ वो एक तरह का सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेगा। और बाद में वो जो भी उसके पास ज्ञान है, संप्रत्यय है, चीजें हैं, उन सब का एप्लीकेशन करेगा, उपयोग करेगा और अंत में एक अनुक्रिया करेगा। और अनुक्रिया का मतलब है समस्या का समाधान देगा। तो ये कूट संकेत, फिर अनुमान, फिर व्यवस्था मैपिंग, फिर उपयोग एप्लीकेशन और फिर अंत में अनुक्रिया। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति के पास गणित का कोई सवाल आया, तो कोई प्रश्न दे दिया गया 4 डिवाइडेड बाय 2 गुणा 8, ये मान लीजिए एक सवाल है। तो सबसे पहले तो दिमाग क्या करेगा, इनकोड करेगा कि ये 4 क्या होता है अंदर ही अंदर, ये निशान क्या को है, ये 2 का मतलब क्या है, गुणा का मतलब क्या है, 8 का मतलब क्या है। जैसे ही दिमाग को ये पता चले, फिर वो अनुमान लगाएगा कि भाई इसमें पूछा क्या जा रहा है प्राप्त सूचनाओं के आधार पर। और बाद में वो मैपिंग करेगा कि अच्छा, समस्या उसके सामने क्लियर आ गई कि ये गणित का सवाल है, इसको हल करना है। अब वो मैपिंग करेगा कि मैंने पहले डिवीजन पढ़ा है, मैंने पहले गुणा पढ़ा है, मैंने पहले 8 पढ़ा है, 8 गुणा 2 कुछ होता है, 4 डिवाइडेड बाय 2 कोई चीज होती है। उस सब को वो अप्लाई करेगा यहां पे, 4 डिवाइडेड बाय 2 2 गुणा 8 16, और वो फिर एक अनुक्रिया रिस्पॉन्स करेगा जिसके जरिए वो एक उत्तर लिख देगा। ये एक सरल सा तरीका है जिसके जरिए मैंने स्टर्नबर्ग का सिद्धांत आपको समझाने की कोशिश करी, बहुत सरल तरीके से। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल। जैसा कि मैंने कहा था कि सवाल बहुत ही सरल आए हैं। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? सरल है, कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में। किसके द्वारा किया गया भाई, बता दो। स्पीयरमैन द्वारा किया गया, ठीक है। और यह कहा जाए कि एक कारक सिद्धांत है, वो किसके द्वारा किया गया? अल्फ्रेड बिने। सवाल आ जाए कि आपका त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? गिलफोर्ड। सवाल आ जाए कि कारक समूह सिद्धांत या समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थर्स्टन। क्लियर। उसके बाद आते हैं बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? 2015 में पूछा गया सवाल। अब देखो, कारकों की संख्या 150 है, 180 हो चुकी है, लेकिन ऑप्शन में 120 ही दिया हुआ था, इसलिए 120 को इन्होंने सही माना है। 150 180 जो है वो सारी स्टैंडर्ड बुक्स में, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे कोई और हो, वहां पर 180 भी आने लग गया है, लिखा हुआ आता है, लेकिन बोर्ड ने इसको 120 माना था। कंफ्यूज नहीं होना है आपको कहीं भी। आइए फिर सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि, जिसको हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी अभी पढ़ा था, को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं। जिन लोगों को सूचना प्राप्त करना, ये वो कुछ भी नहीं है। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सिंपल सा प्रश्न है, किसने किया था? अभी अभी हमने देखा, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आइए, ये जो कुछ सवाल जो इससे पहले पूछे गए हैं रीट में, उनको और उनसे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स को हमने समझने की कोशिश करी। अब आइए एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं आज हमने जो भी पढ़ा था उसके बारे में। सबसे पहले हमने गार्डनर का एक प्रश्न देखा था, बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? गार्डनर द्वारा।
उसके बाद हमने गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के जरिए समझने की कोशिश करी कि कितने तरह की इंटेलिजेंस होती है। तो भाषाई बुद्धि होती है, तार्किक बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि होती है, शारीरिक गतिक बुद्धि होती है, फिर सांगीतिक म्यूजिक से जुड़ी हुई, फिर व्यक्तिगत बुद्धि जिसमें व्यक्ति अपने बारे में जानने की कोशिश करता है, फिर प्रकृतिवादी बुद्धि जिसमें व्यक्ति प्रकृति के बारे में जानता है, फिर व्यक्तिगत अन्य बुद्धि इंट्रापर्सनल होती है, फिर अस्तित्ववादी होती है जिसे एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। गार्डनर से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न आया था जिसमें कहा था कि गार्डनर की जो 8 बुद्धियां बताई गई हैं, 9 बुद्धियां बताई गई, उनमें से चारों ऑप्शन में कौन सी दी गई है? तो प्रकृतिवादी कौशल। फिर प्रश्न आया कि फिर हमने जानने की कोशिश की कितनी तरह की इंटेलिजेंस होती है। तो 2 तरह के कारक होते हैं, एक फैक्टोरियल थ्योरी होती है, एक प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी होती है, जिसे एक कारकीय सिद्धांत होता है, एक प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत होता है। कारकीय सिद्धांत कहता है कि एक इंपॉर्टेंट कारक होगा, कोई ऐसी चीज होगी, कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो व्यक्ति के अंदर होगा और उसमें बुद्धि आ जाएगी, या कोई गोली खाई बुद्धि आएगी, ये बात कहता है कारकीय सिद्धांत। प्रक्रिया कहता है यहाँ को नहीं होगा यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कुछ काम करना पड़ता है, लगातार दिमाग में कुछ संक्रियाएं चलती है, ऑपरेशन चलते हैं, प्रक्रिया चलती रहती है, तब जाकर किसी व्यक्ति की बुद्धि उस जगह तक पहुंचती है। कारकीय सिद्धांत में ये कुछ सिद्धांत थे जो हमने देखे थे। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, कैटल और हॉर्न का बुद्धि सिद्धांत, फिर कैरोल का मॉडल देखा, फिर हमने हायरार्की देखी थी, उसके बाद हमने गार्डनर का सिद्धांत जो हम अभी पहले ही कर चुके हैं। स्पीयरमैन का जो सिद्धांत है वो 1904 के आसपास उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने 2 तरह के कारक बताए, एक सामान्य, एक विशिष्ट। सामान्य जो व्यक्ति में जन्मजात होता है, निश्चित मात्रा में होता है, और विशिष्ट जो है वो व्यक्ति के अंदर परिवर्तनशील होता है, हर व्यक्ति में अलग अलग होता है और प्रशिक्षण द्वारा भी उसमें सुधार या बदलाव किया जा सकता है। उसके बाद हमने थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत देखा। समूह कारक सिद्धांत किसका है? थर्स्टन का। द्विकारक सिद्धांत किसका है? स्पीयरबर्ग का, स्पीयरमैन, माफ कीजिएगा, स्पीयरमैन का। बुद्धि की व्यवस्था कई व्याख्या माफ कीजिएगा बुद्धि की व्याख्या कई कारकों के आधार पर की जाती है। मानसिक प्रक्रिया का एक प्रधान कारक होता है, जैसा उन्होंने कहा कॉमन प्राइमरी फैक्टर, और वो बहुत सारे कारक उसके साथ जुड़े हुए होते हैं और एक समूह में कार्य करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। फिर इसको समझाने के लिए उन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी दिया था। प्रश्न आ जाए पीएमए टेस्ट जो है बुद्धि के सिद्धांतों में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो उत्तर हो जाएगा थर्स्टन। क्या इन्होंने बताया? इसमें शाब्दिक अर्थ क्षमता होती है व्यक्ति में, वर्ड फ्लुएंसी क्षमता भी हो सकती है, दैशिक क्षमता, आंकिक क्षमता, तर्क क्षमता, स्मृति क्षमता और प्रत्यक्षणात्मक गति क्षमता, इस तरह की क्षमताओं की इन्होंने बात करी। फिर बहुकारक सिद्धांत जो था उसमें थॉर्नडाइक और गिलफोर्ड ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, और इस बहुकारक सिद्धांत के अंतर्गत ही गिलफोर्ड का त्रिआयामी 3D मॉडल जो है वो आया था इंटेलिजेंस का। और इसमें इन्होंने कहा कि बुद्धि के जितने भी तत्व हैं, जितने भी हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, उनको 3 चीजों में बांट सकते हैं हम। क्या क्या? C फॉर कंपोनेंट, O फॉर ऑपरेशन, P फॉर प्रोडक्ट। कंपोनेंट मतलब वो चीज जिसके जरिए व्यक्ति कोई कार्य उस तक पहुंचेगा, ऑपरेशन में वो किस प्रकार से उसके लिए काम करेगा, और P से जैसा प्रोडक्ट निकलेगा। तो दृष्टि के जरिए कोई सूचना आ सकती है उसके पास, सिमेंटिक शाब्दिक रूप में कोई सूचना आ सकती है, श्रवण ऑडिटरी कोई सूचना आ सकती है, व्यवहारिक बिहेवियरल कोई सूचना आ सकती है, सांकेतिक सिंबॉलिक कोई सूचना आ सकती है। एक और उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि बताइए, आप ये बताइए मुझे कि बॉडी काइनेस्टिक थ्योरी है या फिर प्रकृतिवादी सिद्धांत जो बुद्धि है वो किस सिद्धांत के अंतर्गत आती है। ये सूचना आपको कैसे मिल रही है? ये सूचना आपको श्रवण के रूप में मिल रही है, शब्द के रूप में मिल रही है, और आपको दृष्टि के रूप में मिल रही है। मैंने कोई चीज बोली, कुछ चीज यहां पर लिखी हुई थी, आपने कान से सुनी, आप यहां पे देख भी रहे हैं, आपको शब्द भी देख पढ़ने को मिल रहे हैं। उसके बाद आप इवैल्यूएट करेंगे, अभिसारी चिंतन भी कर सकते हैं आप अभिसारी चिंतन का मतलब बहुत सारे सिद्धांतों में एक सिद्धांत को खोजना, या एक इसी को तो अभिसारी चिंतन कहेंगे, कन्वर्जेंट थ्योरी। एकदम सरल तरीके से अगर समझे तो आप अभिसारी चिंतन भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इवैल्यूएट कर सकते हैं कि भाई ये इसमें से मूल्यांकन करें, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत। आप अपनी मेमोरी में जाकर उसको स्टोर भी कर सकते हैं, मेमोरी के अंदर कोई चीज खंगाल कर भी लेकर आएंगे, और फिर जो विषय वस्तु, जो उत्पादन आपका आएगा, हो सकता है आपके पास कोई रिलेशन आ जाए, हो सकता है आप कोई इंप्लीकेशन आए, हो सकता है कोई पद्धति, सिस्टम उसके जरिए प्रोडक्ट के रूप में, निष्कर्ष के रूप में, परिणाम के रूप में देखने को मिले। और फिर अंततः हमने इसमें यह देखा था कि कुल कारक कितने होते हैं, तो 180 कारक होते हैं। 5 गुणा 6 गुणा 6, उत्पादन 6 तरह के हैं, संक्रियाएं 6 तरह की हैं, विषय वस्तु 5 तरह के हैं। हालांकि आपके प्रश्न में जब आया था अभी अभी हमने देखा तो 120 पूछे गए थे।
इस डब्बे के जरिए आप इसे चाहो तो समझ सकते हो। फिर कैटल और हॉर्न का बुद्धि का जो सिद्धांत था उसमें उन्होंने दो तरह की बुद्धि बताई, इसलिए इसे GFGC मॉडल भी कहते हैं। GF मतलब फ्लूइड इंटेलिजेंस, ठोस बुद्धि मतलब आपका क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। कहा तरल बुद्धि वो है जो जन्मजात होती है और आपकी ठोस बुद्धि जो है वो अर्जित होती है। उसके बाद हमने कैरोल का 3 स्तरीय मॉडल भी पढ़ा था, जिसमें इन्होंने कहा कि 3 स्तर हैं, सामान्य, विस्तृत और संकीर्ण। देखा कि किस तरह से कैरोल ने सारे मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत को एक साथ इंटीग्रेट कर दिया। अब सवाल अगर आ जाए, प्रश्न अगर पूछे कि वो कौन से मनोवैज्ञानिक हैं या वो कौन सा मॉडल है मनोविज्ञान में बुद्धि का जिसने उससे पहले के जितने भी सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को समग्र रूप से पेश करने की कोशिश की, इंटीग्रेटेड वे में अप्रोच करने की, पेश करने की कोशिश की, तो वो 3 स्ट्रैटम ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज का जो सिद्धांत जॉन कैरोल ने दिया था, जिनका जन्म 1916 में हुआ था, 2003 में जिनका देहांत हो गया था, उनने इस बारे में बात कही थी। ठीक है। उसके बाद हमने पदानुक्रमिक सिद्धांत, जिसे बर्ट वर्नन हेम्फ्रेज ने कहा, जिसमें बुद्धि को एक पिरामिड के रूप में पेश किया गया, ये पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा कि प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत, जैसे वो कारकीय सिद्धांत खत्म हुए, उसके बाद प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत आया, जिसमें पियाजे का सिद्धांत बहुत ज्यादा प्रचलन में रहता है। स्टर्नबर्ग का, हालांकि पियाजे जो है उस सिद्धांत को हमने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ही पढ़ रखा है, शायद आपको याद हो। और स्टर्नबर्ग कहते हैं कि बहुत जो व्यक्ति की बुद्धि है वो छोटे छोटे घटकों के अंदर विभाजित होती है, और उसमें 4 चरण उन्होंने बताए, कि माफ कीजिएगा 5 चरण उन्होंने बताए। सबसे पहले कोई संकेत आया उसको इनकोड करेगा, उसके बाद वो तय करेगा, अनुमान लगाएगा, इन्फेर करेगा, उसके बाद वो मैपिंग करेगा पूर्व में जो उसके पास ज्ञान है उसके आधार पर, फिर वो उपयोग करेगा उस ज्ञान का, और अंत में आपके पास समस्या का निराकरण लेकर, समस्या का समाधान लेकर उपस्थित होगा। तो साथियों, उसके बाद सवाल थे कि सामान्य विशिष्ट कारक सिद्धांत किसका है, स्पीयरमैन का, और त्रिआयामी सिद्धांत किस में कितने जो आपके कारक हैं वो 120। हालांकि टोटल वर्तमान की संख्या कितनी है कारकों की, 180 कारक हैं, 180 कारक हैं, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद सूचना प्रक्रमण सिद्धांत किसका दिया हुआ है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का दिया हुआ है। तो ये वो सवाल थे, उनसे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय थे, जो आज की इस विशेष कक्षा में, लेक्चर में हमने डील करने की कोशिश करी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। आप कोशिश कीजिए इस लेक्चर को, इस वीडियो को अपने साथियों के साथ साझा करने की, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक जो हमारा प्रयास है वो आपके जरिए पहुंच पाए। मैं लेता हूं विदा, फिर मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।